ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, गिब्स ऊर्जा को डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदु था बेटा, इसमें पांचवा बिंदु था कि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया होनी है या नहीं होनी है, ये कौन निर्धारित करता है, इसका मान डेल्टा जी निर्धारित करता है। मान लीजिए यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इसका मान कौन निर्धारित करता है, डेल्टा जी। तो यहाँ पर हम ये सब लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, मान लीजिए हमने ये मान लिया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का होना, ये होगी या नहीं होगी, है ना, का होना या ना होना, ठीक है ना, या ना होना डेल्टा जी निर्धारित करता है। डेल्टा जी, यानी कि डेल्टा जी क्या हो गया, गिब्स ऊर्जा, है ना, गिब्स ऊर्जा, इसको हम ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं डेल्टा जी, या हम कह सकते हैं गिब्स ऊर्जा निर्धारित करती है। ये गिब्स ऊर्जा निर्धारित करेगी कि यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, है ना, निर्धारित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसका, कि गिब्स ऊर्जा क्या करती है, निर्धारित करती है कि यह अभिक्रिया होगी या नहीं। ठीक है ना, ये हो गया गिब्स ऊर्जा। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि जो गिब्स ऊर्जा होगी, तो गिब्स ऊर्जा की वैल्यू हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कि यहाँ पर गिब्स ऊर्जा होगी डेल्टा जी। यदि हम देखें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ये होती है डेल्टा एच, ठीक है ना, माइनस क्या होगा, टी डेल्टा एस। ठीक है ना, ये टोटल हमारे पास ऊर्जा हो गई, और ये इंट्रोपी हो गई, है ना, ये डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा हो गई, ये तापमान हो गई, यहाँ टी क्या है, यहाँ पर ताप। ठीक है, अब कैसे निर्धारित करेगी, डेल्टा जी का मान कैसे निर्धारित करेगा, है ना, तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो इसके लिए एक पॉइंट, इसी पॉइंट में आ सकता है कि कोई भी अभिक्रिया, हम मान सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया, मान लीजिए हमने क्या किया, कोई भी अभिक्रिया, देखो कोई भी अभिक्रिया, है ना, कोई भी अभिक्रिया अपने आप हो जाए या हो सकती है ना, अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए, कि कोई अभिक्रिया अपने आप हो जाए, ठीक है ना, तो इस, देखो मान लीजिए कोई अभिक्रिया अपने आप हो जाए, तो डेल्टा जी क्या होगा, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। कैसे होगा बेटा, नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव ध्यान रखना, जब भी डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया हो जाएगी, है ना, संभव होगी, यानी कि कंप्लीट होगी। डेल्टा जी का पॉजिटिव मान होगा तो वह अभिक्रिया संभव नहीं होगी, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर डेल्टा जी का मान यदि क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो ये क्या होगी, संभव होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ पर यदि देखिए, जैसे माना डेल्टा जी है, डेल्टा जी हमने फिर दोबारा से बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखो डेल्टा जी क्या हो गया हमारे पास, एनर्जी हो गई, और ये क्या हो गया, डेल्टा एच क्या हो गया, कुल ऊर्जा हो गई, और ये क्या हो गया, एंट्रोपी हो गई। ये डिफरेंस है ना। अब कोई अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए इस वाली अभिक्रिया में देखें, हमने लिखा इस टाइप से लिखा, ये अलिंगम डायग्राम है, इसको मैं अभी बताऊंगा बाद में आप लोगों को। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते, चलो छोड़ो कोई नहीं, है ना। यहाँ पर देखो कैसे, जैसे मान सपोज हमने लिखा कि डेल्टा जी, ये मान लीजिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब यहाँ देखो डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब होगा, इसकी कंडीशन है डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास जो ये है टी इंटू डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा एस है बेटे, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है ना, ये डेल्टा एस हो जाए, है ना, टी इंटू डेल्टा एस इज ग्रेटर देन,
ये बड़ा होगा, इसकी वैल्यू जो ज्यादा होगी किससे, डेल्टा एच से, तब जाकर के क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव कब आएगा, ऋणात्मक, इस डेल्टा जी की मान ऋणात्मक कब होगा, जब क्या होगा, टी डेल्टा एस ज्यादा होगा किससे, डेल्टा एच से। जैसे देख लो, मान लीजिए हमें डेल्टा जी नेगेटिव निकालना, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसकी वैल्यू मान लीजिए आया 100, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 80, है ना। तो यहाँ देखो 80 में से हम क्या करेंगे, या इस टाइप से, इसकी वैल्यू 80 आई तो 80 माइनस 100, तब क्या होगा, देखो ये माइनस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए माइनस 20 आएगा, है ना। मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है, 120 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, तो क्या इसकी वैल्यू देखो तब क्या आएगा, तब तो पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव मान लीजिए 20 आया तो ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी। जब इसका डेल्टा एस का मान ज्यादा होगा तब ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी, और डेल्टा एस का मान ज्यादा होगा तो तब अभिक्रिया संभव होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना हमें, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और नेक्स्ट है बेटे इसमें अपचायक का क्या काम करता है, ये इस प्रकार से। तो अपचायक जैसे देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास मोर मेटल ऑक्साइड है, और ये क्या करता है, कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल में कन्वर्ट होता है, और साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ठीक हो गया। अब देखो अपचायक क्या होगा, अपचायक का जो मान है डेल्टा जी का मान, वो क्या होगा, नेगेटिव प्रदर्शित करता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा ये हमारे पास अलिंगम डायग्राम है, पहले अलिंगम डायग्राम को परिचय करवा देता हूँ आपका। सॉरी, देखो अलिंगम डायग्राम जो है हमेशा किनके बीच आरेख बनाता है, ठीक है ना। तो एक तो बनाता है डेल्टा जी, देखो डेल्टा जी है ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन का डेल्टा जी किलो जूल पर मोल में मान। तो यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, ये माइनस में बेटा, देखो -1200 से शुरू हो रहा है, -1200 से, और ऊपर देखोगे तो जीरो, यहाँ पर जीरो है ना। तो ये क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, डेल्टा जी की वैल्यू। ये वाला जो ग्राफ बन रहा है ये -1200 से फिर 1100, 1000 इस टाइप से ऊपर चला जा रहा है, ये देखो जा रहा नहीं जा रहा। और दूसरा देखोगे तो इसमें तापमान है, ये तापमान है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, देखो इधर की तरफ बढ़ रहा है। और तापमान दो चीजों में दिया गया बेटा, इसमें तापमान क्या दिया गया, एलिंगम डायग्राम में दो प्रकार से चीजों में दिया गया। एक दिया गया डिग्री सेल्सियस में, इसमें दिया गया डिग्री सेल्सियस, ये ऊपर वाला देखो 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 400, 400 फिर 800, फिर 1200, 1600 और 2000। यहाँ देखो केल्विन में दिया गया 273, 673, 1073, और ये अलग अलग मान दिए गए। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पर अलिंगम डायग्राम में, दो चीजें हैं। एक तो डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी, ऐसे में क्या हो रही है, बढ़ रही है डेल्टा जी, जबकि देखो यहाँ जीरो तक आए बेटा, ये क्या है, जीरो। तो जीरो ज्यादा है कि -1200 ज्यादा है, कौन है ज्यादा, जीरो सर। हाँ देखिए माइनस में है बेटा, है ना, माइनस में कम होता चला जाएगा। देखो जीरो ज्यादा है, -100 जो है कम है, फिर -100 से कम 200 है, -200 से कम कौन है, 300 है, इस प्रकार से कम होता चला जाएगा। सबसे कम कौन है इसमें, -1200 है। ठीक है ना, तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार से यदि हम यहाँ देखें तो ये कम होता चला जा रहा है, ये क्या है, कम होता है, सबसे कम क्या है, -1200 है। तो ये अलिंगम डायग्राम में क्या दिखाता है कि डेल्टा जी की वैल्यू, दो के बीच ग्राफ खींचा जाता है, एक तो होता है डेल्टा जी, है ना, और दूसरा किसके बीच खींचा जाता है, एक तो डेल्टा जी हो गया, है ना, और दूसरा टेम्परेचर के मध्य जो है ग्राफ होता है, देखो ये टेम्परेचर है, यहाँ पर तापमान है। ठीक है ना, इन दोनों के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है उसको कहा जाता है अलिंगम डायग्राम। नहीं, अब इसने क्या दिखाया, देखो ये तो हमने देखा किस किस के बीच हो रहा है, एक तो हमारे पास डेल्टा जी के बीच, और दूसरा किसके बीच हो रहा है बेटे, तापमान टी के बीच। अलिंगम डायग्राम तापमान टी के बीच, ठीक है ना, दो चीजों के बीच, एक तो हमारे पास क्या हो रहा है डेल्टा जी के बीच, और दूसरा तापमान इसके बीच हो रहा है। अब देखो इसमें और क्या चीजें हैं, देखो
सारी आप देखोगे कि सारी लाइनें क्या हो रही हैं, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है। यहाँ से देखो, यहाँ नीचे है और इधर क्या हो रही है, देखो ये नीचे है और ये ऊपर है ना। यहाँ देखोगे ये नीचे लाइन है और ये ऊपर की तरफ आ रही है। इसको समझना है। देखो ये -600 है, ये ऊपर गया। यहाँ पर देखो ये इतनी लाइन है, ये ऊपर गया। ये सारे के सारी लाइनें क्या आ रही, ऐसे जा रही, इधर से जा रही, ऐसे फिर से ऊपर की तरफ जा रही सारी लाइनें। लेकिन एक लाइन देखो बेटा, यहां से देखो इस वाले से और यहां तक आया, एक लाइन ऐसी है जिसको मैं रेड डॉट से दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखो ये वाली लाइन देखो, ये डाउन आ रही है, बाकी सारी लाइनें यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। डेल्टा जी से तापमान ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है ना। कुछ लाइनें देखो बेटा, ये मुड़ी हुई है, यहाँ दिख रहे, ये मुड़ी हुई है एकदम। जैसे क्या हुआ, यहाँ से सीधी ऐसे बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी और अचानक मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई। मुड़ी की नहीं मुड़ी, यहाँ देखो, इसमें देखो ये बिंदु क्या हो सकता है। ये अलिंगम ये समझाता है कि जो ये वाला बिंदु है, ये वाला जो डॉट्स है ना, इस डॉट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पहले ये मान लीजिए सॉलिड स्टेट में था होगा मैग्नीशियम। देखो ये उसके लिए है, देखो प्रत्येक रिएक्शन के लिए दे रखा उन्होंने डायग्राम, है ना। तो अलिंगम ने दिया था, देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखो ये वाला मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसमें ये सीधी रेखा ऐसे आई और जहां पर यहाँ पर रुका, तो ये मैग्नीशियम जो है क्या हो गया, हो सकता है इसकी फेज चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जहां पर एकदम चेंजेज आ रहा है ना, जैसे ये देखो यहाँ से सीधे ऊपर मुड़ रहा है, तो ये जो चेंजेज हैं ये क्या उसकी फेज को हो सकता है। ये क्या हो सकता है, इसका फेज हो सकता है, ये फेज चेंज हो सकती है। यानी कि क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई सॉलिड है तो क्या हो सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। सॉलिड को किस में हो सकता है, लिक्विड में। लिक्विड किस में हो सकता है, वेपर में चेंज हो सकता है ना। लिक्विड वेपर का मतलब क्या हुआ, वाष्प, है ना। ये देखो गैस में चेंज हो सकता है, यदि हम कहें ठोस द्रव में आ सकता है और द्रव गैस में आ सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनकी अवस्था का परिवर्तन होता है, जहां पर ये पॉइंट आ गया। ठीक हो गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, यस ठीक सर। है ना। हाँ, कि हम किस प्रकार से उसको प्लॉट करते हैं। तो ये चीजें कुछ अलिंगम डायग्राम ने समझाया कि ये चीजें। अब वो क्या करता है कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, अलिंगम डायग्राम के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो हम लेते हैं कि 1000 डिग्री पर, हमने कहा कि देखो 1000 केल्विन पर, एक तो 1000 केल्विन पर, ठीक है ना, और एक लेंगे 1500 केल्विन पर। दो केल्विन लिया बेटा हमने, है ना। क्या यह अभिक्रिया संभव है, कौन सी अभिक्रिया मैं दे रहा हूं आप लोगों को, कौन सी अभिक्रिया संभव होगी। देखो ये है, जैसे मान लीजिए हमने लिया जिंक ऑक्साइड, देखो मेटल ऑक्साइड है और इसको हमने कार्बन पर अभिक्रिया करवाई और यहाँ पर क्या बना देगा, जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को देखना बेटा, क्या 1000 केल्विन पर संभव है या 1500 केल्विन पर संभव है। तो ये अनुप्रयोग में आएगा, अलिंगम डायग्राम का अनुप्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, हमें चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे, देखो यहाँ देखो इस अभिक्रिया को दो पार्ट में लिखा जा सकता है। देखो बेटा कैसे, दो पार्ट कैसे आएगा, देखो इस अभिक्रिया में दो कंडीशंस हो रही हैं। जो जिंक ऑक्साइड है, मान लीजिए हमने कहा देखो जिंक और प्लस जिंक ऑक्साइड है ना। और ये किस प्रकार से टूटता है, देखो पहले एक जिंक में टूटेगा, ठीक है ना, और प्लस क्या होगा, हाफ O2 के रूप में टूटेगा। ठीक हो गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या होगा, देखो जो हाफ O2 है, मान लीजिए कार्बन गया, कार्बन प्लस हाफ O2, देखो, और फिर इसने क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, यही तो बनाया। ये दो पार्ट बना दी बेटा हमने, इस अभिक्रिया के दो पार्ट बना दी। ये जो ऊपर वाली रिएक्शन थी इसके दो पार्ट बना दिए। क्या क्या पार्ट बनाया हमने, पहला पार्ट था, देखो पहला पार्ट क्या हो गया, यदि हम इसमें देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड क्या हुआ, जिंक प्लस ऑक्सीजन में टूटा, हाफ ऑक्सीजन में। ये हाफ ऑक्सीजन गया कार्बन के साथ, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, ठीक है ना। और इन दोनों रिएक्शन को यदि हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस देखो ये O2 O2 कैंसिल, क्योंकि ये इस तरफ है, देखो ये कहाँ है,
अभिकारक की तरफ, ये क्या है उत्पाद की तरफ। तो उस अब देखो अभिकारक एक साथ लिखते हैं, देखो तो जिंक ऑक्साइड है, देखो ZnO ये लिया हमने। फिर इधर की तरफ वाला देखो कार्बन है, प्लस कार्बन जुड़ा, और फिर क्या बनाया इसने इधर की तरफ देखो जिंक हुआ, Zn हुआ, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। तो ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो इसके दो पार्ट हो सकते हैं, इस अभिक्रिया के दो पार्ट हो सकते हैं। फिर मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई थी बट पहले थोड़ी बहुत आ गई थी। अभी मैं इसमें एलिंगम डायग्राम को हम लेंगे इसमें, है ना। तो देखो पहले हम लेते हैं एक अभिक्रिया लेते हैं, है ना। कौन सी वाली अभिक्रिया ली, मान लीजिए हमने अभिक्रिया ली कि जिंक ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है बेटा, है ना। जिंक ऑक्साइड इसने कार्बन के साथ अभिक्रिया की, और कार्बन के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनाया, जिंक, ठीक है ना, Zn प्लस CO, ये है अभिक्रिया। और इसके हम दो पार्ट ले सकते हैं। कितने पार्ट बना सकते हैं बेटा, दो पार्ट बना सकते हैं, है ना। दो पार्ट कैसे बनाएंगे, देखो हमने लिया पहले पार्ट लेते हैं जिंक को, या ऐसे भी ले सकते हैं ना, जिंक ऑक्साइड, ये देखो ZnO, ये जिंक ऑक्साइड हमने ली। और इसको हमने क्या किया, जब हम इससे इससे ताप देंगे तो ये किस में कन्वर्ट होता है। देखो इसी अभिक्रिया के दो पार्ट कर रहा हूं मैं, ये जो अभिक्रिया ऊपर लिखी हुई इसकी दो पार्ट हो सकता है। देखो ये पहले क्या करेगा, जिंक प्लस हाफ O2 में टूटेगा। फिर क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, ये हाफ O2 के साथ अभिक्रिया करेगा और किस में बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। यदि इस अभिक्रिया को ऐड करें, दोनों अभिक्रियाओं को, इसको और इसको ऐड करें, तो देखो ये बराबर से उधर की तरफ है बेटा, देखो ये बराबर से इधर की तरफ, देखो इस एरो से इधर की तरफ। और जब एरो से इधर और एरो के उधर सेम चीज होती है तो कट जाती है, ठीक है ना। लेकिन दो अभिक्रियाएं हैं, ये कितने अभिक्रियाएं हैं, दो अभिक्रियाएं हैं। और हमने चेक करना है कि 1000 केल्विन पर यह अभिक्रिया संभव है या 1500 केल्विन पर। क्लियर, ये दो चीजें हमने चेक करना तो ये कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो इस एलिंगम डायग्राम को हमने समझना है, इसी के आधार पर ये अभिक्रियाएं कैसे संभव होगी। तो पहले एलिंगम डायग्राम की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं बेटा, कि इसकी विशेषताएं क्या है ना। एलिंगम डायग्राम की विशेषताएं पहले, तब मैं इसको बताता हूँ, मैं भी बता नहीं रहा हूँ। 1000 मैंने क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दिए क्या बनना है, ठीक है ना। देखो बेटा, एलिंगम जो डायग्राम है, जो हमारे पास क्या है, एलिंगम डायग्राम, मान लीजिए हमारे पास एलिंगम डायग्राम है ना। तो एलिंगम डायग्राम क्या करता है, यहाँ पर देखो, इसको लिख लेना चाहते हो तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। देखो एलिंगम आरेख, ठीक है ना, एलिंगम आरेख, गिब्स ऊर्जा, क्या होगा बेटा, गिब्स ऊर्जा, इसको हम दिखाते हैं डेल्टा जी, दिखाए तो सभी को दे रहा बेटा, ठीक है ना। गिब्स ऊर्जा किलो जूल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, पर मोल ऑक्सीजन। देखो ये ऑक्सीजन का है, गिब्स ऊर्जा क्या करता है, किलो जूल पर मोल ऑक्सीजन, व ये ऑक्सीजन हो गया बेटा, व दूसरा क्या होगा, यहां पर आएगा धातु ऑक्साइड के मध्य, देखो धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के मध्य तापमान, तापमान के बीच होता है ना। ये के मध्य, यहाँ पर मध्य आ गया बेटा, है ना। इन दोनों के मध्य खींचा जाता है ये आरेख, है ना, के मध्य का आरेख है, का आरेख है। दो चीजों के मध्य, यदि हम आलिंगन आरेख देखेंगे तो दो चीजों के मध्य होता है, एक होता है
गिब्स ऊर्जा और उसको कहते हैं किलो जूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, का ऑक्सीजन, और दूसरा धातु ऑक्साइड के मध्य जो तापमान होगा उनके बीच खींचा जाने वाला जो आरेख होगा वो क्या कहलाएगा, एलिंगम आरेख कहलाएगा, है ना, एलिंगम डायग्राम भी कहते हैं इसको। दूसरा पॉइंट है बेटा, देखो ये चीज मैंने पहले ही बताई थी आपको, ये दो किन की दो के मध्य होता है, ये देखो यहाँ पर एक गिब्स ऊर्जा है, देखो ये ऑक्सीजन का डेल्टा जी है ना, और दूसरा हमारे पास तापमान के बीच। तो ये पहले इसके बारे में। दूसरा यदि हम देखें, दूसरा बिंदु क्या है बेटा, इसमें प्रत्येक लाइन, देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो प्रत्येक लाइन, जो हम लाइन खींच रहे थे, प्रत्येक लाइन को धातु से धातु ऑक्साइड, धातु से धातु ऑक्साइड, धातु से धातु ऑक्साइड में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना, धातु से धातु ऑक्साइड में प्रदर्शित किया गया है। देखो धातु से धातु ऑक्साइड में क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया, ठीक है ना। उसका कारण क्या है, देखो यदि धातु से धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया गया और इसमें क्या होगा बेटा, देखो जैसे माना धातु से क्या बना दी इसने, धातु ऑक्साइड बना दिया, और ये कहता है उसका कारण क्या है, धातु से धातु ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ यदि हम आलिंगन डायग्राम को पुनः देखेंगे तो ये क्या है, देखो ये धातु है, देखो मैग्नीशियम क्या है, धातु, और धातु से क्या बनाया इसने, धातु ऑक्साइड बनाया, ठीक है ना। देखो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम धातु है और धातु से क्या बना दे, धातु ऑक्साइड बना दिया। यहाँ देखो जिंक है, जिंक धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड बना, मैंने सारी चीजें धातु से क्या बना रहा है, धातु से क्या बन रहा है इसमें, धातु ऑक्साइड बन रहा है। प्रत्येक जितनी भी हमारे पास रेखाएं हैं ये क्या कर रही है, धातु से धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, ये आलिंगम डायग्राम में धातु से धातु ऑक्साइड। तो ये बात समझ में आ गई सबकी कि धातु से धातु ऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे, जो डायग्राम बनाएगा उसे कहेंगे अलिंगम डायग्राम, ठीक है ना, ये अलिंगम डायग्राम। तो अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि धातु से धातु ऑक्साइड प्रदर्शित किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि, क्यों ऐसे किया जाता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर, ध्यान रखो ताप बढ़ाने पर, सॉरी ताप बढ़ाने पर, जब हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो डेल्टा जी का मान भी क्या होगा, डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी का मान कम या ऋणात्मक हो रहा होगा, है ना, कम ऋणात्मक, ऋणात्मक तो होगा लेकिन कम ऋणात्मक होगा, कैसे होगा, ऋणात्मक तो होगा लेकिन कम ऋणात्मक हो रहा है, देखो हो रहा है, कम ऋणात्मक हो जाएगा जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं। देखो बेटे यहाँ पर यदि देखोगे हम ताप बढ़ा रहे हैं, है ना, यदि हमने ताप बढ़ाया, देखो मान लीजिए इसी को देख लो, ये पहले था -1100, ठीक है ना, हमने ताप बढ़ाया, देखो ताप बढ़ाया मैग्नीशियम की कंडीशन में ये चली गई यहाँ तक, तो ये कहाँ पर पहुंच गया, यदि हम इस लाइन को सीधा खींचेंगे यहाँ पर, यहाँ इस लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे तो थोड़ा देख लो अप्रोक्सीमेट हो सकता है ना, ये इस टाइप से थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है। तो ये देखो इस सीधे लाइन ये कितना जा रहा है, इस लाइन को देखो ये बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1000 और किसके बीच आ रहा है, 900 के बीच, तो हम 950 मान सकते हैं, देखो 950 है ना, तो माइनस माइनस में, तो देखो ये क्या कह रहा है, यही तो लिखा है था हमने कि जो क्या करेगा, जो डेल्टा जी का मान जब बढ़ेगा, देखो जब तापमान बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे हम, ताप बढ़ाया हमने, तो डेल्टा जी का जो मान है वो कम ऋणात्मक होगा। पहले कितना था, 1100 ऋणात्मक था, अब कितना हो गया, 950 हो गया, यानी कि कम ऋणात्मक हो गया इसका मान, ठीक है ना, कि क्या हुआ बेटा इसका, इसकी ऋणात्मक वैल्यू कम हुई है, ऋणात्मक वैल्यू क्या हुई इसकी, कम हुई है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो ऋणात्मक वैल्यू कम होगी। ऐसा प्रत्येक उसमें है, इनमें देखोगे तो प्रत्येक उसमें है। देखो यहाँ 600 -600 था, यहाँ ऊपर पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है ना। अब यदि हम इसको सीधी रेखा में मिलाएं, यहाँ से देखो ये सीधी रेखा, स्केल तो मेरे पास नहीं है तो हम ऐसे मिला सकते हैं,
ठीक है ना। यहाँ देखो ये मान लीजिए ऐसा करके मिला है, यहाँ इधर मिला रहे हैं, तो इसको ले लेते हैं। देखो इसमें देखो यहाँ से है ना, ये मैंने इस टाइप से मिला, ये देखो ये मिल रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये देखो पहले -600 था, अब 450 के लगभग आ गया, तो ये घट रहा है ना। ऋणात्मक वैल्यू क्या हो रही है उसकी, घट रही है, ऋणात्मक मान क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसमें यही बताना चाह रहा था वो कि क्या होगा, इनका ऋणात्मक मान कम होगा, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे उनका ऋणात्मक मान कम होता चला जाएगा, है ना। देखो क्योंकि ताप बढ़ाने पर डेल्टा जी का मान कम ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक तो होगा लेकिन कम होगा, ऋणात्मक क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये था दूसरा पॉइंट किसका, अलिंगम डायग्राम का। तीसरा बिंदु है बेटा, इसमें तीसरा बिंदु क्या कहता है, यदि हम थर्ड पॉइंट देखेंगे इसका, तो थर्ड पॉइंट कहता है कि अलिंगम डायग्राम कि प्रत्येक आरेख, क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रत्येक आरेख होगा, है ना, प्रत्येक आरेख, ठीक है ना, प्रत्येक आरेख एक सीधी रेखा में होता है। क्या होता है, प्रत्येक आरेख क्या होता है, एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है ना, सीधी रेखा में होता है। जितने भी आरेख हैं वो क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। लेकिन जहां पर आरेख बदल रहा है, जहां पर आरेख बदल रहा है, आरेख बदल रहा है, वहां पे क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आप लोगों को, माना कहीं आरेख बदल रहा है, ठीक है ना, प्रत्येक क्या होता है, एक सीधी रेखा में होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे सीधी रेखा में होता है, लेकिन आरेख क्या, जैसे सीधी रेखा में चले गए यूं, फिर अचानक क्यों बदल गए, है ना। तो ये क्या है, क्या है बेटे, जहां पर आरेख सीधी रेखा में गया और उसके बाद ऐसा परिवर्तित हुआ, ये बिंदु क्या कहलाता है। किसी ने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, है ना। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को, आवाज तो आ रही होगी। वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर अवस्था परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जहां पर आरेख बदल रहा है वहां पर क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, वहां पर क्या होगा, वहां पर अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। ये नोट करने के बिंदु है बेटा, है ना, अवस्था परिवर्तन होता है। ये बाकी चीजें तो मैंने बता दी आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस आरेख में देखो मैंने बताया था कि जैसे ये सीधी रेखा में गई यहाँ तक, तो यहाँ से सीधा मुड़ा, तो जैसे सीधा मुड़ा का मान लीजिए सॉलिड स्टेट में होता है, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट है, तो इस पॉइंट पर क्या है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है ना, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होगा, ठोस अवस्था द्रव अवस्था में आ सकती है, या लिक्विड होगा, यदि कोई लिक्विड अवस्था में है तो किस में हो सकता है, गैस अवस्था में आ सकता है। इस वाले कर्व पर जहां पर ये क्या होगा, मुड़ेगा, तो ये लिखना, ये नोट करना हमने, है ना, कि यहाँ पर क्या होगा, ये क्या माना जाएगा कि प्रत्येक आरेख क्या होगा, एक सीधी रेखा में होता है, लेकिन जब क्या होगा, जहां पर क्या होगा, आरेख बदल रहा होता है, वहां पर क्या होता है, अवस्था परिवर्तन। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, अगला पॉइंट है, यदि हम देखें अगला पॉइंट, ये क्या कहता है कि जैसे जैसे तापमान वृद्धि करता है, माना हमने क्या किया, जैसे 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 तापमान तापमान में वृद्धि करते हैं, हमने तापमान को बढ़ाया, ठीक है ना, तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाया हमने, वृद्धि करते हैं, तो डेल्टा जी, तो डेल्टा जी की लाइन, डेल्टा जी की जो लाइन है शून्य को क्रॉस करती है, लाइन
शून्य को क्रॉस करती है, शून्य को क्रॉस करती है, शून्य को क्रॉस करती है। करती है, ये किसको करेगी? शून्य को। और इसका एग्जाम्पल में है बेटा आपके पास एच जी, ये केवल इनमें होता है, एच जी में होता है, ए जी में होता है और ए यू में होता है। ये तीनों को जानते हैं आप लोग। एक तो एच जी का मतलब, एच जी को क्या पढ़ते हैं बेटा, कोई बताएगा? मरकरी सर। हाँ, मरकरी या पारा भी कह सकते हैं ना। और ए जी को आप जो लोग जानते हैं क्या होता है? सिल्वर। चांदी, चांदी है ना, चांदी हो गया। ए यू क्या हुआ? सोना। सोना, ठीक है ना। ये प्रतीक है बेटा इनके, ए जी, ए यू और एच जी। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये तीनों क्या होते हैं, ये देखो शून्य की लाइन ये है बेटा, यहाँ पर शून्य की लाइन ये है ना। अब मान लीजिए एजी को लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो यदि हम क्या एजी को लिखेंगे तो एजी में एजी सिल्वर ऑक्साइड बना देगा, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए हमने एजी लिया और इसमें O2 की अभिक्रिया करवाई, तो ये क्या बना देगा? Ag2O बना देता है ना। तो ये क्या करता है, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, जो शून्य की लाइन है, देखो इस शून्य की लाइन है यहाँ पर, इस जीरो की लाइन है, ये इसको क्रॉस कर देते हैं और वो तीनों करते हैं। केवल कौन कौन कर सकता है? एच जी, ए जी और ए यू, ये तीन ऐसे हैं जो इस शून्य की लाइन को क्रॉस करते हैं। बाकी देखो कहीं ये कर रहा है, देखो जिंक कर रहा है, नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, ये तो यही तक है। जैसे जैसे हम जी का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ए जी हो गया, एच जी हो गया और ए यू हो गई, ये इधर की तरफ होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, शून्य की जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो शून्य की लाइन को क्रॉस करेंगे, ये शून्य की लाइन ये होगी, यहाँ शून्य की लाइन, तो उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कहता है कि यदि मानो इन दोनों चीजों को लेंगे तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, शून्य की लाइन को क्रॉस कर देगा, ये तीन बिंदु, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास बेटा ये इसके, ये इसका क्या था, इसको कह सकते हैं जैसे हमारे पास ए जी है, सॉरी, ए जी को तो समझ गए होंगे आप लोग किस प्रकार से हो सकता है ना। ये हमारे पास आ जाएंगे। अब समझना हमने कि 1000 केल्विन पर, मान लीजिए हमने हजार केल्विन लिया, ठीक है ना। इस 1000 केल्विन पर हमें क्या करना होगा कि देखना होगा क्या यह अभिक्रिया संभव होगी या नहीं होगी। कौन सी वाली? देखो 1000 केल्विन पर हमने लेना है, ये 1000 केल्विन है ना, और इस पर देखना है किस प्रकार से होगा। तो पहले देखते हैं बेटा, पहले हम क्या करेंगे, देखो इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए दो अभिक्रियाएं हैं, और एक है देखो जिंक ऑक्साइड से लेकर के जिंक और ऑक्सीजन। तो पहले देखो, पहले हम क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड, कहीं दिखाई दे रहा है हमें जिंक ऑक्साइड? सर 600 के लाइन के नीचे जो। देखो पर ये रिएक्शन उल्टी है, अपोजिट है। देखो यहाँ पर है जिंक, ठीक है ना, इसने क्या किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की और ये जिंक ऑक्साइड बना दिया। बना नहीं बेटा, ये देखो यहाँ उल्टा हुआ कि नहीं। हमें तो क्या करना है, ये अभिक्रिया उल्टी है जस्ट, है ना। तो यहाँ पर माइनस है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में। जब ऐसे हो कि जिंक जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे, नहीं सॉरी, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन से, उल्टा हो रहा है बेटा इसमें, देखो एक मिनट, जिंक ऑक्साइड है नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है। चलो इसी को मान लेते हैं। तो हमने जिंक ऑक्साइड से, देखो ये इस प्रकार से इस अभिक्रिया को उल्टा ले लेते हैं, देखो जिंक ऑक्साइड से ये बना, तो देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या है, -600 है, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड, देखो जिंक ऑक्साइड टूटा, जिंक प्लस ऑक्सीजन, है ना, और ये कितने पे है, माइनस पे, -600 पे। तो इसकी वैल्यू को यदि हम यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू देखेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, +600 हो जाएगा। +600 क्यों लिया हमने, क्योंकि ये अभिक्रिया तो उल्टी हो रही है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 600 आ जाएगी। अब दूसरा वाला देखना है, फिर कौन सा वाला देखना है, कार्बन से, देखो कार्बन से हाफ ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन से, ये देखो ये देख लो बेटा, हमने 600 पे लिया हमने इसको, है ना, यहाँ से। और इसकी वैल्यू देखनी हमने किस पर देखनी बेटा,
देखो 1000 केल्विन पर, पहले हमने 1000 केल्विन पर देखनी, पहले इसी को देखते पूरा ऊपर, है ना। ये 600 वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ से, ठीक है ना। 600 से ये हुई लाइन, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे खड़े में जा रही है, देखो बेटा, है ना। ये दिखाई दे रहा है आपको। 600 पे तो आप लोगों ने देख लिया, है ना। 600 तो मैंने ऐसी एग्जांपल के रूप में लिया है, इसको 600 मत लिखना आप लोग, है ना। 600 अभी वैल्यू थोड़ी आई इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे में आ रही है बेटा, 600 पे यहाँ से शुरू हुई है, देखो जिंक ऑक्साइड, ये देखो ऐसे करके लाइन जा रही है। लेकिन इसको देखना हमने किस ताप पर, 1000 केल्विन पर। तो 1000 केल्विन कहाँ है, ये लगभग यहाँ पर है, ये है ना लगभग यहाँ पर। अब इस लाइन को ऊपर ले जाओ, देखो मेरा हाथ सही नहीं बैठेगा लेकिन आप लोग देख लेना, है ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहा है ना। तो यहाँ पर मान लो ये ऐसे जा रहा है सीधा करके, तो अप्रोक्सीमेट लेंगे हम। ये लाइन कहाँ पर मिल रही है इसके, यहाँ पर मिल रही, देखो ये मिल रही बेटा यहाँ पर लगभग लगभग, मिल रही कि नहीं मिल रही, यस नो बताओ ना मुझे। अब हो सकता है आप लोगों को दिखने का हो। देखो यहाँ पर 1000 है, तो ये 1073 केल्विन है, देखो ये 1073, तो 1073 ये है, तो हम थोड़ी सी इधर से ले लेते हैं, तो लगभग ये यहाँ पर मिल रहा होगा। सीधी लाइन यदि हम खींचेंगे तो कहाँ पर मिल रहा होगा, यहाँ पर। और इस लाइन का यहाँ पर मिलने का मतलब ये हो गया, देखो ये जिंक ऑक्साइड, इसका ठीक यहाँ पर देखो बेटे इधर की तरफ, ये कहाँ जा रहा है, ये लगभग जा रहा है 450 के लगभग, ठीक है बेटा। इसने नो बताओ बेटा, आप लोगों को इतनी बात समझ में आई। यस सर। और बच्चे बताओ। जी एक बार फिर समझा दो सर थोड़ा। है हाँ फिर समझाना है ना, ये बताओ। ये बेटा देखो हमने देखना है, देखो इस अभिक्रिया को देख रहे हैं हम, किस वाले अभिक्रिया को, इस वाले अभिक्रिया को। और कितने पे देख रहे हैं, 1000 केल्विन पर। तो पहले हम तापमान पकड़ो यहाँ, ये देखो तापमान 1000 केल्विन, ये 1000 केल्विन, देखो यहाँ पर ये 1000 केल्विन, ये 1073 है ना। थोड़ी सी हल्का से इधर की तरफ होगा। तो यदि हम इस लाइन को यहां से ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ये देखो ऐसे ले गए, मान लीजिए हम ऐसे ले गए, है ना। तो देखो ये जिंक कौन सी वाली अभिक्रिया, जिंक ऑक्साइड से जिंक और ऑक्सीजन वाली, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम, इस वाली लाइन। तो इस वाली लाइन पे लगभग यहाँ पर काट रहा है। तो इस जहां पर वो बिंदु कटान बिंदु है, जहां पर उन्होंने काटा एक दूसरे को, उसके ठीक इधर लेके आओ उसको सीधा। थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो रहा है बेटा मेरे हाथ, लेकिन उससे कोई बात नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये लगभग क्या आ रहा है, देखो -500 और -450 के बीच आ रहा है, 400 के बीच, सॉरी, शायद -400 -500 के बीच में यहां पर लगभग आ रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1000 केल्विन पर, इस वाले के लिए ये वैल्यू होगी -400 होना चाहिए था, लेकिन ये अभिक्रिया क्या है, अपोजिट है, उल्टी है। देखो उल्टे का मतलब, इसलिए प्लस में वैल्यू आएगी, कितने आएगी, प्लस में 450, प्लस में वैल्यू आई बेटा, ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। दूसरी वैल्यू देखो, अब दूसरा निकालना हमने किसके लिए, देखो कार्बन से लेकर के और ऑक्सीजन का अभिक्रिया, देखो कार्बन ऑक्सीजन वाला ये नीचे की तरफ आता है, ऐसे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है ना। और इसको भी किस पे देखना है, 1000 केल्विन पर। तो देखो 1000 केल्विन पर यदि हम इसको देखेंगे तो ये कहाँ काट रहा है, देखो 1000 केल्विन पर इस वाले ग्राफ को देखेंगे, तो इस वाले ग्राफ को देखेंगे तो ये सीधे यूं, यदि 1000 केल्विन पर इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये कहां पर काट रहा है, देखो इसको काट रहा है यहाँ पर। देखो लगभग ये क्या आ रहा है, 400 के लगभग, थोड़ा कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर यदि देखेंगे तो ये क्या होगा, कार्बन प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू कितना हुआ, देखो इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर जो डेल्टा जी का मान होगा वो क्या आएगा, कितना, लगभग 400, -400, कितना है बेटा, -400 आए। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, यदि बताओगे नहीं तो गड़बड़ होगा ना। अब देखो चलो कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पर क्या है,
हमने ये थोड़ा ऊपर देखा है, कार्बन वाला ये ग्राफ यहाँ पे काटा, ये -400 आया। देखो बेटा ये +400 था तो ये -400 आया। यदि हम डेल्टा जी का टोटल मान देखेंगे, डेल्टा जी का टोटल मान देखेंगे तो क्या होगा, प्लस के 450 450 और माइनस के कितने 400, कितना बचेगा, 50। +50 बचेगा। कितनी बात समझ में आई? इसकी वैल्यू क्या है, प्लस में आई। क्या प्लस में जब वैल्यू आएगी तो क्या यह अभिक्रिया संभव है या नहीं है? संभव नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका डेल्टा जी का मान क्या आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए था, तो इसलिए पॉजिटिव आया, इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं हुई। अब देखते हैं, देखो दूसरी कंडीशन, यानी कि 1000 केल्विन पर यह अभिक्रिया संभव नहीं होगी, लेकिन अब हम चलते हैं 1500 केल्विन पर। देखो इसको समझना वैसे ही है बेटा, अब किस पे चलना है हमने, 1500 केल्विन पर। ये इस एलिंगम डायग्राम का यूजेज है, यानी कि उसका एप्लीकेशन है, किस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं, है ना। अब चलते हैं दूसरा वाला, दूसरी वाली रिएक्शन को चलते हैं, 1000 उस पे चलते हैं, ये तो मैंने मिटा दिया है ना। अब देखते हैं, यहां से हो सकता है इस समय समझ में आ जाए आपका, है ना। देखो बेटा अब हमने चलना है कितना, 1500 केल्विन पर, तो केल्विन पकड़ो, 1500 केल्विन, ये देखो 1474 केल्विन ये, तो ये 1500 यहाँ पर होगा लगभग, थोड़ा सा आगे, है ना। अब पहले देखो जिंक ऑक्साइड से जिंक वाली वो देखो लाइन, ये देखो ये जिंक ने ये वाली पकड़ना तो वही है, देखो ये है ना, ये ऐसे जा रही है, देखो ऐसे, फिर यहाँ से थोड़ा तिरछी हुई ऐसे करके। अब देखो बेटा 1200 यहाँ पर आएगा हमारे पास 1500 केल्विन, तो 1500 केल्विन जा रहा है लगभग, देखो यहाँ पहले इस जिंक वाली लाइन को काटो, देखो जिंक वाली लाइन ऐसे कट रही, देखो कटी बेटे, यहाँ पर देखो यहाँ पर कटी है, अप्रोक्सीमेट का मतलब ये हो गया कि लगभग मान हो गया, है ना। तो ये कौन सी लाइन है, ये है जिंक, देखो 2Zn प्लस O2 और इज इक्वल टू ZnO। लेकिन हमारे पास रिएक्शन उल्टी है, देखो हमारे पास ZnO पहले है और ये क्या है बाद में, तो हमने इस वाले ZnO प्लस सॉरी इज इक्वल टू Zn प्लस O2, इसके लिए देखना था। लेकिन चलो हम इसी की वैल्यू देखते हैं, पहले इसी की वैल्यू देखते हैं ना। तो ये कहां पर आएगा, देखो इस कट को देखो, यहाँ से ये कट इधर की तरफ मिलाना शुरू करो, देखो ये लगभग अप्रोक्सीमेट है बेटा, है ना। जब ग्राफ सही वाला ग्राफ होगा तब हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, लगभग 300। ये -300 था ये ऊपर वाले के लिए, लेकिन ये उल्टी अभिक्रिया, इसलिए क्या आएगा, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, +300। बिल्कुल बिल्कुल गुड, अब थोड़ा समझ में आया, यानी कि जो इसके अपोजिट हो रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर लिया +300, ये क्या लिया +300। अब फिर हमने दूसरा देखना है, कौन सा वाला, कार्बन वाला। देखो कार्बन वाला भी सेम है, कार्बन वाला पहले कट गया, देखो कार्बन वाली रेखा ये नीचे की तरफ आ रहा है, कार्बन से कार्बन ऑक्सीजन वाली, ये देखो यहाँ पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है नीचे की तरफ, ये ऐसे, है ना। इसने कहाँ पे काटा उसको, देखो यहाँ पर, कहाँ पे काटा बेटा, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बिंदु काट, इसको मिलाओ इधर की तरफ, कितने पे मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है बेटा ये, सर -550। हाँ 550, है ना। यानी कि जो कार्बन देखो, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये तो सेम ही है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ये तो माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सीधी रिएक्शन आ रही है। देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO, तो ये वही वाली अभिक्रिया है जो हम देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। और इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई, इस समय कितने आई, कितने के बीच आ रहा है बेटा ग्राफ, 550, और कैसे में आ रहा है, माइनस के रूप में, है ना, 550 के लगभग। अब डेल्टा जी की वैल्यू देखो, डेल्टा जी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले कितने थी, +300, ठीक है, नीचे वाले कितना आएगा, -550, कितना बचा, -250। -250, 250 बचा कि नहीं बचा। तो ये -250 का मतलब क्या हुआ, डेल्टा जी की वैल्यू -250 आई, इसका मतलब क्या हुआ, यह अभिक्रिया क्या होगी,
संभव है सर। बिल्कुल, वेरी गुड। अब आपकी समझ में आ गया होगा, है ना? तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ये है बेटा एलिंगम डायग्राम, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनकी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि यह अभिक्रिया संभव होगी, नहीं होगी, किस ताप पर संभव होगी, ये हम निकाल सकते हैं। ये एलिंगम डायग्राम। क्लियर? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। यस सर, आगे सर। इस प्रकार से हम एलिंगम डायग्राम को पढ़ लेते हैं। ये है बेटा एलिंगम डायग्राम। ठीक है ना? अब सबकी समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमें इस प्लॉट करना है, इसका डायग्राम को देखना है, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए तापमान अलग भी ले सकते हैं। अब आपको क्या कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, चलो हमने 1000 केल्विन पर लिया। अब आपको लगे तो आप क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है भाई, मैं ऐसा करता हूँ, 900 केल्विन पर देखता हूँ और साथ साथ में 1800 केल्विन पर देखता हूँ, इस समय क्या स्थितियां होंगी, है ना? तो इसको आप लोग देख सकते हैं, घर में देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट ग्राफ जो होता है बेटा, वो ग्राफ कौन सा वाला होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा है कि ग्राफ पेपर के फॉर्म में होगा, तब आप लोगों का एक्यूरेट आएगा, तब आप उस लाइन को सीधे ले जाएंगे, है ना? यहाँ तो हम अप्रोक्सीमेट दे रहे हैं कि इतनी वैल्यू होगी। ठीक है ना? यहाँ पर अंदाज से लगा ले जा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ठीक है ना? 350 450, वहां पर आप पॉइंट के हिसाब से उसको सही कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जैसे 900 पे देख लो, ये एनसीईआरटी बुक में है बेटा, ये आपका ग्राफ है ना? वहां पर थोड़ा हमें रिएक्शन देखनी होगी, इस रिएक्शन के पार्ट देखने होंगे और उसके बाद उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना? ये है बेटा। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, अगला टॉपिक। ये तो समझ में आ गया होगा, अलिंगम डायग्राम समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे हम चेक करते हैं कि किस प्रकार से यह अभिक्रिया संभव होगी या नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये हो गया बेटा हमारे पास अलिंगम डायग्राम। क्लियर? वैसे कम पूछा गया, अभी तक तो नहीं पूछा गया कहीं बोर्ड एग्जाम में, तो फिर मैंने कहा इसको बताना जरूरी है ना? उसके बाद एक नया टॉपिक लेता हूँ बेटा मैं, वो है हमारे पास शोधन और परिष्करण। ठीक है ना? शोधन आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास शुद्ध पदार्थ मिल जाता है तो उसे हम शुद्ध नहीं कह सकते। ठीक है ना? मान लीजिए हमने क्या किया, कोई पदार्थ हमारे पास प्राप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, तो उस पूर्ण रूप से शुद्ध न होने के कारण हम उसका क्या करते हैं, परिष्करण करते हैं, है ना? प्यूरिफिकेशन करते हैं, ये रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइन करते हैं। जैसे रिफाइंड आप लोगों ने सुना होगा, रिफाइंड, तो रिफाइनिंग किया जाता है तेल का, जब हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो उसको, तभी तो रिफाइंड बोलते हैं उसको, उसमें से कुछ चीजों को हटा देते हैं, तो वो रिफाइनिंग हो गया, है ना? तो देखो, यदि हम देखेंगे, जो धातु निष्कर्षण हुआ, जो हमारे पास धातु निष्कर्षण हुआ, उससे जो प्राप्त धातुएं होती हैं वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होती हैं, इसलिए पुनः हम क्या करते हैं, इसका परिष्करण या शोधन करते हैं। और इसकी कुछ विधियां हैं, है ना? इस परिष्करण या शोधन की विधियां हैं, और वो कौन कौन सी हो सकती हैं? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, और बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। हाँ, कृष्णा दिखाई तो देना चाहिए था बेटा। चलो फिर भी सुन लो, कोई बात नहीं, आज मैं बता भी नहीं रहा हूँ, 2-3 मिनट केवल इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना? शोधन या परिष्करण, और इसमें यदि देखेंगे तो कुछ विधियां, नंबर 1, आप लोग ऐसा लिख सकते हो, है ना? यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ चीजें हो रही, ठीक है ना, तो आप मैसेज कर सकते हो। देखो, यहाँ पर हमारे पास यदि हम देखेंगे तो इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं, या परिष्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है ना? तो पहला है बेटा इसमें आसवन, आसवन विधि द्वारा इसका परिष्करण किया जाता है। दूसरा होता है इसमें, यदि देखेंगे तो यह है द्रव गलन परिष्करण, यानी कि द्रव गलन परिष्करण। द्रव गलन परिष्करण हो गया। ठीक है ना? और ये दूसरा मेथड है। तीसरा है इसमें, ये देखेंगे तो वैद्युत अपघटनीय शोधन है, वैद्युत अपघटनीय शोधन है, अपघटनीय शोधन। देखो, यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी, है ना? वैद्युत अपघटनीय शोधन हो गया। ठीक है ना? उसके बाद भी है बेटा इसमें और भी मेथड्स हैं, जैसे वैद्युत मंडल मंडल परिष्करण है, मंडल परिष्करण है। ठीक है ना?
अभी बहुत सारी चीजें हमें आप लोगों को बताने के लिए लगे इस चैप्टर में, है ना। परिष्करण, उसके बाद यदि हम देखेंगे पांचवा ये है वाष्प प्रावस्था में, देखो वाष्प प्रावस्था परिष्करण, परिष्करण है। और एक मेथड है वर्ण लेखन, छठा है इसमें वर्ण लेखिकी, लेखकी, लेखिकी, ये है हमारे पास, है ना। इसको बोलते हैं बेटा क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमारे पास शोधन और परिष्करण की विधियां हैं, ठीक है ना, जिनको हम पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेटा। और